अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ नोमान बटाविया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएफआरएस और एसएमईज, और ये सीए फाइनल के अंदर टेस्ट किया जाता है। तो ये वीडियोस जो होगी वो रेलेवेंट है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, और जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी रेलेवेंट होगी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आईएफआरएस और एसएमईज अप्लाई होता है। अच्छा, ये कहाँ पर अप्लाई होता है? तो इसकी एप्लीकेशन हमें कंपनीज एक्ट के थर्ड स्केड्यूल से मिलती है। कंपनीज एक्ट 2017 के थर्ड स्केड्यूल से मिलती है कि कौन सी कंपनीज पे ये वाला स्टैंडर्ड आईएफआरएस और एसएमई अप्लाई होता है। अगर किसी को इस पर भी गाइडेंस चाहिए, डिस्कशन करना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ईमेल भी कर सकता है। अच्छा जी, ये आईएफआरएस और एसएमई डिफरेंट है थोड़ा फुल आईएफआरएस से। इसकी जो पिक्चर है वो आपके सामने है, ये कुछ ऐसा दिखता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था सीए फाइनल का एक रेलिवेंट कोर्स IFS 1, यानी मुराहबा के लिए अकाउंटिंग कैसे की जाती है। और इस यहाँ पर हम देखने वाले हैं आईएफआरएस और एसएमईज। क्यों मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं? क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेलेक्टेड स्टडी की तरफ जाते हैं, और सेलेक्टेड स्टडी आईकेप का पेपर पास करने के लिए एक सुसाइड है। और अगर वाकई में एक एवरेज बच्चा है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, जिसको हर एरिया को टच करके कुछ मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए तो कंफर्म सुसाइड है। और आईएफआरएस और एसएमईज अब तक एग्जामिनर 2 बार टेस्ट कर चुका है, एक बार 12 मार्क्स का और एक बार 6 मार्क्स का। तो आने वाली अटेम्प्ट के लिए ये भी एग्जामिनर का एक रेलिवेंट एरिया, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहा है तो आ सकता है। और अगर आप एग्जामिनर कमेंट्स को देखें तो एग्जामिनर का यही रोना है कि बच्चे को ये सेलेक्टेड स्टडी की वजह से उसने इसको कवर नहीं किया, और मेरे नज़दीक उसने इजी मार्क्स खो दिए। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की हम पास पेपर्स देखेंगे आईकेप के, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये हेल्प आउट करेगा। अच्छा जी, किसी को इसके अलावा अगर इसका नुस्खा यानी इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो और उसको ना मिल रही हो, तो मुझे ईमेल कर सकता है या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उसको इसकी कंप्लीट आईएफआरएस फॉर एसएमई के स्टैंडर्ड की कॉपी भी शेयर कर दूंगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं फाइनली। तो अगर आपको आईएफआरएस की नॉलेज तो तकरीबन सबको ही होगी, क्योंकि एफएफआर के अंदर यानी सीए फाइनल के सीफैक 1 के अंदर एफआर तो सबने पढ़ना ही पढ़ना है। यानी अगर फुल आईएफआरएस जिसको हम कहते हैं, वो उसके कुछ अगर ऐसे ये कंपैरेटिव चार्ट है, ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है रादर देन स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट ब्रीफ से डिस्कस करूँगा, और इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये डॉक्यूमेंट अगर कोई चाहे तो वो भी मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। अच्छा जी, फुल आईएफआरएस के अंदर ये रेलिवेंट एरियाज होते हैं, जैसे IS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज और एरर्स का होता है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ये होते हैं, और इन्वेंट्री के लिए IS 2 नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो और जो आईएफआरएस और एसएमईज है, इसमें स्टैंडर्ड्स के नंबर नहीं है, यहाँ पे सेक्शंस फोकस है। यानी पूरा स्टैंडर्ड सेक्शन बेस है, यानी सेक्शन 1 से लेके 8 तक फ्रेमवर्क आ रहा है आपके पास। और कंसोलिडेशन और सेपरेट एफएस देखना हो तो सेक्शन 9 आ रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी का सेक्शन देखना हो, एरर्स और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टीमेट्स, तो सेक्शन 10 आ रहा है। ये कंपैरेटिव चार्ट है, तो ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो सकता है। आप भी इसको देखिए और इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट नॉलेज बेस्ड था रादर देन इसका एग्जाम से कोई खास रेलेवेंस नहीं है। अच्छा जी, एग्जाम पर्पस के लिए हम आते हैं फाइनली कि आपको फुल आईएफआरएस की नॉलेज तो होगी, लेकिन आईएफआरएस और एसएमएस की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि पेपर में अगर आपको वो कुछ सिनेरियो दे तो आप पिक कर सकें कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब मैंने ये कंपैरेटिव चार्ट क्यों बनाया है, इनफैक्ट आईकेप ने अपने स्टडी टेक्स्ट में भी इसको एज अ कंपैरेटिव चार्ट दिया हुआ है। वो इसलिए कि जब हमारी बहुत ज़्यादा हमारा उड़ना बिछोड़ना ही आईएफआरएस है, फुल आईएफआरएस है, तो हमें आईएफआरएस और एसएमईस अगर उसको अप्लाई करना है तो डिफ्रेंशिएट जब हम कर सकेंगे तो आराम से कर सकेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कह दे कि ईपीएस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने IS 33 ना पढ़ा हो और उसके जहन में ये ना हो कि ईपीएस हमें ईपीएस का डिस्क्लोजर देना ही देना है। लेकिन आईएफआरएस और एसएमईस कहता है कि ईपीएस का डिस्क्लोजर आपने नहीं देना। तो ये अब कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने होगा तो आपको इजी रहेगा इसको रिटेन करने के लिए। आइए इसको हम सबसे पहले एरिया को देखते हैं कि फुल आईएफआरएस के अंदर नॉर्मली हम कैसे इस पे काम करते हैं। हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या एक स्टेटमेंट या तो हम प्रॉफिट और लॉस की बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बनाते हैं। दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, या फिर हम कभी कभी इसको कंबाइन करके बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मुझे उम्मीद है ये सबको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं थी। लेकिन आईएफआरएस और एसएमईस आपको अलाउ करता है एक दूसरी टाइप ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर, यानी वो कहता है कि अगर आप, यानी अगर यहाँ तक हम देखें तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और ओसीआई, ये चीज़ तो यहाँ पर भी आईएफआरएस और एसएमईस में भी ऐसे ही एप्लीकेबल है जैसे फुल आईएफआरएस में है। सर डिफरेंस कहाँ आता है? एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम फुल आईएफआरएस में तो लाजमी पूरी बनाते हैं, आईएफआरएस और एसएमईस मुझे अलाउ करता है कि अगर मैं चाहूँ तो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को अलग से ना बनाऊं, बल्कि एक ही स्टेटमेंट बना दूं और उसको मैं नाम दे दूं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड रिटेन अर्निंग। सर क्या मतलब, ये बात हमें समझ नहीं आई, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका पीएनएल है, लेट्स से सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, जीपी आ गया, लेट से एक्सपेंसेस आ गए, अदर इनकम आ गई और आपका नेट प्रॉफिट आ गया, टैक्सेस वैक्सेस सब हटा गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसी के नीचे अपनी रिटेन अर्निंग बनाना चाह रहा हूँ यानी इक्विटी, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग लिख के, और इसी के अंदर आप अपना प्रॉफिट ऐड करके और क्लोजिंग आ जाएगी यकीनन, अगर कोई आपने डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं की, और ये इस तरीके से भी बन सकती है। लेकिन ये तब अलाउ है जब स्टैंडर्ड आपसे कहता है, ऐसी सिचुएशन तब अलाउ है जब आप क्या कहते हैं, आपकी चेंजेस इन इक्विटी के अंदर चार बातें मौजूद हों, यानी चार, पांचवी बात अगर कोई आ रही है तो ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं बन सकती। नंबर वन ये होगी कि आपका सिर्फ प्रॉफिट या लॉस हुआ हो ड्यूरिंग द पीरियड। नंबर टू, आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो। नंबर थ्री, आपका कोई प्रायर पीरियड का एरर हो यानी करेक्शन ऑफ एरर हो। और नंबर फोर, आपने चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी की हो, यानी अगर कोई ऐसा रिजर्व है जो आपके चेंजेस इन इक्विटी में ऐसा सेपरेट लाइन आइटम आ रहा है, तो अब आपने लाजमी चेंजेस इन इक्विटी अलग ही बनानी है। लेकिन अगर कोई ऐसा आइटम या ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपके एफएस में नहीं है और सिर्फ ये चार बातें हैं जो चेंजेस इन इक्विटी के अंदर आने वाली हैं, तो आप सिंगल स्टेटमेंट से भी अपना काम चला सकते हैं। सर टॉपिक नंबर टू है, पॉइंट नंबर टू है जिसको हम देखने जा रहे हैं, थ्री कॉलम बैलेंस शीट। नॉर्मली जब हम चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं या चेंजेस इन एरर करते हैं जो पिछले से पिछले सालों का होता है, तो हम थ्री कॉलम बैलेंस शीट देते हैं फुल आईएफआरएस में। लेकिन आईएफआरएस और एसएमईस आपसे कहता है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टू कॉलम बैलेंस शीट में ही अपना ट्रीटमेंट दिखा सकते हैं, आपको तीसरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सर ये बात अगर हम कभी प्रैक्टिकली देखना चाहें तो बिल्कुल आईकेप की वेबसाइट पे इलस्ट्रेटिव एफएस बने हुए हैं आईएफआरएस और एसएमईस के लिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। इनफैक्ट आपके स्टेट एक्स में भी ये लिखा हुआ है कि अगर बहुत अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल एफएस देखें, तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देखिएगा। और अगर किसी को और भी कोई एफएस चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको मुख्तलिफ कंपनीज के एफएस भी शेयर कर दूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी को साथ देखते हुए। सर तीसरी ये चीज़ है कि ईपीएस का जो रिक्वायरमेंट है फुल आईएफआरएस के अंदर, आईएफआरएस और एसएमईस कह रहा है कि आपको ईपीएस का डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर कोई चाह रहा है, किसी को पेट में दर्द होता है कि मैंने देना ही देना है, तो इसकी डिस्क्राइब ऑफ बेसिस ऑफ प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन बता दे कि इसने कहाँ से रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश की है, लेकिन बाय डिफॉल्ट बाय वर्च्यू आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सर सिमिलरली सेगमेंट इन्फॉर्मेशन जो आईएफआरएस 8 का टॉपिक है, जो लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होता है, तो आईएफआरएस फॉर एसएमईज नॉर्मली अप्लाई अदर देन लिस्टेड कंपनीज पे होता है। जो कंपनी लिस्टेड हो, चाहे उसकी 1 रुपए की सेल हो, चाहे उसके 10 रुपए के एसेट्स हो, उसको फुल आईएफआरएस ही अप्लाई होना है। तो एक अनलिस्टेड कंपनी है और उसके साइज को देखते हुए अगर एसएमई अप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर एक और रिक्वायरमेंट है आपके पास आईएफआरएस 5 की, कि जब कोई नॉन करंट एसेट हो और हेल्ड फॉर सेल की कंडीशन सारी मीट हो जाए, तो उसको आप सेपरेट लाइन आइटम के तौर पर डिस्क्लोज करेंगे, और इसका जो रिकॉर्डिंग का या जो प्रेजेंटेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगा। आईएफआरएस और एसएमईस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यानी अगर किसी एसेट को आपने बेचने की कंडीशन सारी मीट हो गई हैं, आप बेचना चाह रहे हैं, वो हेल्ड फॉर सेल है, तो एसएमई ये कहता है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको आप ऐसे सेपरेट लाइन आइटम शो करें और बैलेंस शीट के पेज पे उस पर डेप्रिसिएशन आप रोक दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये सिंपल नॉर्मल चलेगा। अलबत्ता ये एक कंडीशन फॉर इम्पेयरमेंट कहा जाएगा कि आप इस एसेट को बेचने लगे हैं। बाय रूल एग्जाम पर्पज़ के लिए सिर्फ इतना ही रेलेवेंट है कि ये इसको अलग से डिस्क्लोज करने की या इसका जो क्राइटेरिया है रिकॉर्डिंग का लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू वाला, उस पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है।
सर फिर नेक्स्ट हमारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ये पास पेपर में आ भी चुका है और ये आसान एरिया है, ज़बरदस्त एरिया है कि नॉर्मली हमारे पास फुल आईएफआरएस में या तो हम कॉस्ट मॉडल पे जा सकते हैं या फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन आईएफआरएस और एसएमईज में ऐसी कोई चॉइस मेरे पास नहीं है और मुझे लाजमी 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 इसको फेयर वैल्यू पर ही रखना है। अगर सर किसी एसेट की, किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेरे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए रख लो, लेकिन जैसे ही पता चलेगी तो आप फेयर वैल्यू पर ही रखोगे। कोई अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस नहीं है कि इसको आप कॉस्ट पे रख सकते हैं। एक कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को ये रहता है कि क्या पीपी के अंदर भी ऐसा ही है कि उसमें भी कोई एक ही क्राइटेरिया है कि सिर्फ कॉस्ट पे रखूं या सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखूं। तो नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, कॉस्ट पे भी रख सकते हो। सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए ये वाला मसला है कि आपने सिर्फ फेयर वैल्यू पर ही रखना है। सर अगेन फिर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स IAS 19 का एरिया है और वहाँ पर हम जो एक्चुअल गेन या लॉस होता है उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से रूट करते हैं। लेकिन इन IFRS और एसएमईज आपके पास ऑप्शन है एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी कि आप चाहें तो सिर्फ P&L से एक्चुअल गेन लॉस को लेके जाएं या OCI से लेके जाएं। इट्स अप टू यू, आप डिसाइड कर लें एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी और आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा बड़ा एरिया है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक डिफरेंस देख लेते हैं। नॉर्मली हम कैरिंग अमाउंट की रिकॉन दे रहे होते हैं अकाउंट्स में, आपने सर जो भी फाइनल का पेपर देने जा रहा है तो यहाँ तक तो पहुंच ही गया होगा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी कि कैरिंग पूरा डिस्क्लोजर जाता है, रिकंसिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट एट बिगिनिंग एंड क्लोजिंग का। इन आईएफआरएस और एसएमईज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इलस्ट्रेटिव एफएस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आईकेप में दिया हुआ है, आप उसका डिस्क्लोजर भी देख सकते हैं और एज सच उसमें भी ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ। सर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आईएफआरएस और एसएमईज की एक बड़ी ज़बरदस्त रूलिंग है, वो ये है कि इनडेफिनेट लाइफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। यानी स्टैंडर्ड ये कहता है कि किसी भी नेचर का इंटेंजिबल एसेट हो, अगर आपको उसकी लाइफ डिटरमाइन नहीं हो पा रही, यानी कोई ऐसा इंटेंजिबल है जो लाइफ की डिटर्मिनेशन प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उसकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर दें 10 ईयर्स पे। सर तो इसका मतलब जो गुडविल बिजनेस एक्विजिशन बिजनेस कॉम्बिनेशन पे अराइज होती है उसको भी हम 10 ईयर्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो जब 10 ईयर्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो उसको अमोटाइज भी करेंगे और उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जो नॉर्मल आई स्टैटिस्टिक्स या आईएफआरएस और एसएमईज के अंदर पैराग्राफ्स हैं इम्पेयरमेंट के, उसके हिसाब से होगी। सर बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है आईएफआरएस और एसएमईज में। नॉर्मली हम ऑडिट के अंदर भी देख रहे होते हैं कि स्पेसिफिक बोरिंग है कि जनरल है, लेकिन इन अगर किसी कंपनी पर आईएफआरएस और एसएमईज अप्लाई हो रहा है तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं, अपना टाइम नहीं लगाना। और एग्जाम पर्पस में वो आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि फाइनेंसिंग की हुई है, स्पेसिफिक फाइनेंसिंग है और क्या इसको और क्लाइंट ने इसको कैपिटलाइज नहीं किया हुआ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं। तो अब बिल्कुल आप उसको बताएंगे कि सही ट्रीटमेंट है और उसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे बल्कि इसको हम P&L का हिस्सा बनाएंगे, यानी एक्सपेंस आउट कर देंगे। इसके अलावा भी एक बात एरिया है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं था, वो ये है जैसे मैंने अभी आपसे गुडविल का किया बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर कि यहाँ पर आप इसको एनुअल इम्पेयरमेंट के लिए चेक करते हैं, लेकिन इन आईएफआरएस और एसएमईज आप उसकी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 10 साल पे यानी 10 ईयर्स पे, और इसके ऊपर आप एमोटाइजेशन करेंगे और नॉर्मल इम्पेयरमेंट इफ कंडीशन एग्जिस्ट कर दी है तो करेंगे। इसके अलावा भी एक एरिया है बिजनेस कॉम्बिनेशन से ही रिलेटेड जो आपसे डिस्कस करना है। ये भी एग्जाम में सवाल आ सकता है 2 मार्क्स का, और ये स्पेशलाइज के अंदर एग्जामिनर 12 मार्क्स तक जा चुका है तो 2-2 मार्क्स से छोटे छोटे सिनेरियोज दे सकता है कि जब हम बिजनेस एक्विजिशन की तरफ जाते हैं, कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, कंसोलिडेशन की तरफ जाते हैं तो डे वन के एसेट्स को लेते हैं, लाइबिलिटीज़ को लेते हैं, लेकिन जो उस वक्त की जो कॉस्ट होती है जो हम इनकर करते हैं फॉर इस पूरे प्रोसेस के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, वो हम एक्सपेंस आउट करते हैं इन फुल आईएफआरएस, यानी P&L का हिस्सा उसको बनाते हैं, फुल आईएफआरएस के अंदर एक्सपेंस आउट करते हैं। यहाँ पर आप उसको कैपिटलाइज कर देंगे और एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। सर मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को लीव किया था तो वो मैं देखने जा रहा हूँ आपके साथ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर नॉर्मली हमारे पास फुल आईएफआरएस के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं फाइनेंशियल एसेट की, या तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रख दो, या फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे लेकर जाओ, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे लेके जाओ। मजे की बात यह है कि आईएफआरएस और एसएमईज के अंदर फेयर वैल्यू थ्रू OCI या पुराने वाले अल्फाजों में AFS टाइप की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी इन आईएफआरएस और एसएमईज देयर इज नो सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। AFS की कोई कैटेगरी ही नहीं है।
आईएफआरएस और एसएमईज के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ये रूलिंग है कि उसके लिए उसने सेक्शन 11 और सेक्शन 12 बताया है, और सेक्शन 11 डील करता है बेसिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से और सेक्शन 12 डील करता है कॉम्प्लेक्स से। कॉम्प्लेक्स के अंदर हेजिंग वगैरह आ जाती है और बेसिक के अंदर नॉर्मल डेट इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आते हैं। तो आईएफआरएस और एसएमईज एग्जामिनर आपसे यूँ पूछ सकता है कि एक कंपनी है, उसने आईएफआरएस और एसएमईज उस पर अप्लाई होता है और ये एरिया अब तक टेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल हो सकता है। एक कंपनी है, उस पर आईएफआरएस और एसएमईज अप्लाई होता है। अब वो कंपनी कह रही है कि फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए मैं आईएफआरएस 9 को अडॉप्ट करना चाह रही हूँ। तो क्या वो आईएफआरएस 9 को अडॉप्ट करते हुए फेयर वैल्यू टू ओसीआई पे इन्वेस्टमेंट रख सकती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट रख सकती है? तो द आंसर इज यस, क्योंकि आईएफआरएस और एसएमईज आपको अलाउ करता है कि अगर तुम चाहो तो रिकॉग्निशन के लिए और मेजरमेंट्स के लिए आप फुल आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ आईएफआरएस और एसएमईज की रूलिंग्स को फॉलो करें। अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे और फुल आईएफआरएस की रूलिंग्स को फॉलो करना चाह रहे हैं तो रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट्स के लिए फुल आईएफआरएस को फॉलो कर सकते हैं। क्लास ये था यहाँ तक का आईएफआरएस और एसएमईज पे एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा लेक्चर जो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा अपने एग्जाम के लिए भी। ज़्यादा इस पे ना आपको वीडियो देखने पे टाइम लगेगा और ये इंशाल्लाह एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपने देखी होगी। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको मैं इलस्ट्रेटिव एफएस और डिस्क्लोजर चेकलिस्ट के भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, ताकि किसी को अगर एफएस देखने हो तो वो भी देख सके। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके 2 रेलेवेंट पास्ट पेपर जो अब तक आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।